नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं सितंबर 2026 सीटेट की पर्पस से जो है क्लास 6 एनसीईआरटी, जो हम अध्याय नंबर 1 का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो समय न गंवाते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, फुल चैप्टर रीड करेंगे आज। क्या है, फर्स्ट में रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसके लिए पता लगाए, कैसे पता लगाएं। तो क्या हुआ, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, टीवी देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति यानी याद हो। और ये थोड़ा तकलीफ़ होगी 1-2 पेज, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में क्या है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में मैं बहुत कुछ जान सकता हूँ, जैसे लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे, आखेखटकों या शिकारी, आखेखटक को शिकारी कहते हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारों, अलककारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। दरअसल इस वीडियो का बनाने का हमारा मेन पर्पस है, बहुत ऐसा स्टूडेंट है गांव में जो बहुत से काम करना पड़ता है, तो रीड कर रहे हैं संपूर्ण एनसीईआरटी, जिसको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, कान में ब्लूटूथ लगा के और इस रीड को 1.5 की स्पीड या 2.0, जिसमें जितना स्पीड में उसको समझ आ सके उतना स्पीड में वो सुन सके। और 2, 4, 5 बार सुनने के बाद इतना तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, जिससे वो संपूर्ण याद नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा इससे उसको प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जिसे पढ़ने में आलस आता है। उसके लिए कम से कम रीड को सुन सकते हैं। जैसे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं तो हमको याद होता है, उसी तरह इसको हम पढ़ के सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसको समझना हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, सिर्फ इसको सुनना है। 4 से 5 बार सुनते हैं, यकीन के साथ मानिए आप, इससे बहुत ही बेहतर आपका रिजल्ट बनेगा। तो समय न गंवाते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हुआ इसकी के हम पर्पस से हम वीडियो बना रहे हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1, पुष्प 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोगों इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक यानी वह अपने घरों में अनाज उपजाकर और स्टोर करना स्टार्ट कर दिए थे। कुशल संग्राहक उसे कहते हैं जो अपने घर बनाकर अस्थायी जीवन जी रहा हो। ठीक है, कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो जंगलों में रहने से उसके जंगल के बारे में पता चल गया था कि किधर जाने से क्या मिलता है, किधर नदी है, किधर जानवर है, किधर फल फूल है। तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह यानी प्रयोग किया करते थे। वे जानवरों का आखेटक यानी शिकार भी करते थे। शिकार से उसे प्राप्त होता था मांस, जानवरों का मांस प्राप्त होता था, और वस्त्र के लिए जानवरों का खाल ओढ़ लेते थे, जो कि ठंडा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता था। तो अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों से सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी सबसे पहले क्या पाले, भेड़ बकरी और कुत्ता। पहले मनुष्य ने भेड़ बकरी पालना और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये
लोगों गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में सिंध पहाड़ियाँ का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, जो इस मानचित्र में है, मानचित्र में दिया हुआ है। क्या है? मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने की प्रयोग करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले यानी बसे थे, जो बहुत ही ज़्यादा तरक्की यानी विस्तार हुए। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मानचित्र 1। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, जो अखंड भारत का भाग्य है। हम लोग भारत से बहुत ही देश का बनना, जैसे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, नेपाल भी बना और श्रीलंका और भूटान, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन ये सब नहीं है, तो म्यांमार ये भी इंडिया का ही भाग था पहले। पड़ोसी देशों को दर्शाया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशियाई के समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बांटे के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये हुआ मानचित्र 1 का व्याख्या। तो चलते हैं इधर क्वेश्चन की ओर। गंगा तथा इसकी सहायक नदी, यह है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले यानी अपने साथ बहुत ही से ढेर सारे अनाज और सेनाओं लेके चलते थे। उसे काफिले कहते, जैसे आजकल के नेता काफिला लेके चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि तेल का बचत करो। जो युद्ध किया करते हैं उससे प्रॉब्लम होता है देश को। उसी के नेता, उसी के सहायक नेता सब बहुत बड़ा काफिला लेके चलते हैं, गाड़ी लेके चलते हैं, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल डीजल का खपत होता है। तो चलिए उसका जिक्र ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, जेवरात लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्साहवश की यात्रा किया करते थे, जो नए जगहों के खोज करते थे जो मनुष्य के लिए जीवनदायी यानी उपयोगी साबित हो। इस सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर ये मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं का पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसे चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और
अपने एटलस में ईरानी और यूनानी का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों के सिंधु को इंडोस तथा हिंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं? उससे पहले हम तारपत्रों, जैसे हम उस इतिहास के बारे में लिखते थे उसके लिए उसे हम पढ़ लेते हैं। तारपत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए तार के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ के छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपियाँ को तुम यहाँ देख सकते हो। जो ये है पांडुलिपियाँ को देख सकते हो। क्या है? पांडुलिपियाँ को अंडरलाइन कर लेते हैं। पांडुलिपियाँ को देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके सामने। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपियाँ के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। आगे इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों यानी बौद्ध ग्रंथ मठों में प्राप्त होती है। विहार बोलते हैं किसे? जो बौद्ध मठ द्वारा आश्रय केंद्र बनाई गई है। मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा जीवनों आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इन अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, उत्कीर्ण खुदवा कर लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। आगे लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के केवल विषय में तुम अध्ययन 8 में पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय नंबर 8 में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामीक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में हैं। आगे क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों पुरातात्विक कला कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बना इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों
बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुरानी चांदी सिक्का है। जो ये सिक्का है थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, क्या है ये सिक्का है, ये सिक्का हुआ, ये मटका हुआ। आगे आगे देखते हैं, ये एक सिक्का है, ये वाला भी एक सिक्का है और ये वाला एक मटका है। तो आगे क्या है, बाएं एक प्राचीन से पात्र हैं। इस तरह के पात्र 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का है, ये वाला सिक्का, और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। आगे सभी तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ वस्तुएं की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विक को बंधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातात्विक से ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापारियों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यापारियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इनके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यह कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम सहायक से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि सभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या उससे उसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से हैं। इस ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हमें 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान की तिथियां का उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट, इतिहास और तिथियां जो है, इतिहास और तिथियां। अंग्रेज में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिख पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के शेष से हैं। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCI का प्रयोग होता है।
CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCI का बिफोर क्रस्ट एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग के लिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेस्टन वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह प्रयोग करोगी? अन्य, जैसे हमने और आपने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेखों कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा तिथियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वानों यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तीर्ण अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसमेटा नामक का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिलता है जिस पर तीन विभिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वानों यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेंच में दिखाए गए हैं। इन्हें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की समार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसी तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए, ये वाला नीचे में दिया हुआ है ना, ये एल अक्षर छोड़ दिए। जैसे तुम देख सकते हो कि मिस्र में अक्षरों का समर्थन किए हुए पहचान। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेष तथा एल अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों जिनके लिए प्रयुक्त हुए हैं वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते थे। कल्पना करो। उपयोगी शब्द: यात्रा, पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातात्विक, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ये इसका शब्दार्थ है। कल्पना करो तुम्हारी एक पुरातात्विक का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विक से पूछना चाहोगी। कितना बचा है? आज इस चैप्टर को ख़त्म कर दिए। आज के लिए इतना ही। हम जानते हैं कि आपका वीडियो बहुत ही लंबा आधा घंटा का हो चुका है, तो ये है इसमें एक पॉइंट और एक शब्द को हम विस्तार से इसे हम लिए हैं। तो इसके लिए आगे वीडियो कैसा लगा इसका हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहे, इसके लिए आप हमें चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि इस सितंबर 2026 में एक स्टूडेंट को, मेरा पर्पस पहले भी बोले और आज भी बोल रहे हैं, इसका मेन पर्पस है जो बच्चा कोई काम करके पढ़ रहा है, कहीं पे जॉब करके पढ़ रहा है, मस्त से अपना कान में ब्लूटूथ लगाओ और इस ऑडियो क्लिप को, ऐसे तो वीडियो में बना रहे हैं, ऑडियो क्लिप में डाल के इसे मस्त से सुनिए। 4 से 5 बार सुनने के बाद नहीं पढ़ना है, नहीं रटना है, कोई झंझट नहीं, सिर्फ आप सुन के इसका पूरा पता लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।